अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मुल्क में इंतखाबी माहौल बिलाखिर नजर आना शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक मुल्क भर में इंतखाबी अमल आगे बढ़ रहा है। आज से उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल करना और जमा कराना शुरू कर दिए हैं। एक तरफ खुद इमरान खान ने 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है, तो दूसरी तरफ नून लीग की क़यादत के इंतखाबी हलके भी सामने आ गए हैं। जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी ने नून लीग के ज़राए से खबर दी है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के लाहौर से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। नून लीग की क़यादत अपने पुराने हलकों से ही इलेक्शन में हिस्सा लेगी। नवाज शरीफ लाहौर के N130 और इसके अलावा मानसहरा से भी इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर के N123 और सूबाई असेंबली की सीट पर भी इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज N119 के साथ साथ 2 सूबाई हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, जबकि हमजा शहबाज N118 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। खबर के मुताबिक लाहौर के N119 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। उम्मीदवारों के इंतखाबी हलके सामने आना शुरू हो गए हैं। परसों कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन होगा, मगर इस प्रोसेस पर PTI ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात का इजहार करते हुए अदालतों में जाने का ऐलान कर दिया है और साथ ही ये ऐलान भी कर दिया है कि खुद बानी PTI इमरान खान 3 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और जेल से ही कागजात नामजदगी पर साइन कराए जाएंगे। मगर सवाल यह है कि इमरान खान तोशाखाना केस में नाअहल हो चुके हैं, तो वो कैसे इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इस हवाले से तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जल्द ही तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने के हवाले से इमरान खान की दरख्वास्त पर 11 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला सुना देगी, जो अगर इमरान खान के हक में आ गया तो उनकी नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएंगे। क्योंकि फ़िलहाल इमरान खान किसी और केस में नाअहल नहीं है, मगर उन पर साइफर समेत 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस का ट्रायल जारी है। जबकि आज एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में नैब का रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तोशाखाना केस में इमरान खान की सज़ा पहले ही मुअत्तल कर दी थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट का फैसला भी बरकरार है। इसी वजह से इमरान खान की नाअहली भी बरकरार है। ताहम इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस फैसले को भी मुअत्तल करने की सदा की थी, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 11 दिसंबर को फैसला महफूज कर लिया था और इस वक्त PTI को इसी फैसले का इंतजार है और इसी फैसले से इमरान खान के इलेक्शन लड़ने की उम्मीदें वाबस्ता हैं। आज इस उम्मीद के साथ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और सेनेटर अली जफर ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद ऐलान किया कि इमरान खान इस्लामाबाद, लाहौर और मियांवाली के हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने से मुताल्लिक महफूज किया गया फैसला जल्द सुना देगी। आज मैंने अदालत के सामने दरख्वास्त सबमिट कर दी थी, जो कि अदालत ने अलाउ कर दी है। कल खान साहब के पास इंशाअल्लाह ताला नॉमिनेशन फॉर्म आएंगे और खान साहब इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और हल्के जो उसने किए वो इंशाअल्लाह ताला मियांवाली से भी लड़ेंगे, लाहौर से भी लड़ेंगे और इस्लामाबाद से भी इंशाअल्लाह ताला खान साहब लड़ेंगे। उम्मीद है जजमेंट रिजर्व्ड है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशाखाना केस में, वो जजमेंट भी जल्द आ जाएगी क्योंकि अब शेड्यूल आ गया है और उस जजमेंट में जो कन्विक्शन जहां हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि कन्विक्शन उनकी सस्पेंड की जाए, वो भी फैसला जल्द आ जाएगा। तो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे। एक तरफ इमरान खान को 3 हलकों से इलेक्शन लड़वाने की बात हो रही है, तो साथ ही तहरीक इंसाफ ने कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा कराने के प्रोसेस पर सवाल उठा दिया और दावा किया है कि PTI के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने जा रहे हैं और कागजात नामजदगी के हुसूल में मुश्किलात पेश आ रही हैं। आज इस मामले पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान और सेनेटर अली जफर ने मीडिया के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमाओं के कागजात नामजदगी छीनने का दावा किया। अली जफर ने यह ऐलान भी किया कि इस मामले पर मुल्क भर की अदालतों में दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की कोशिश की है, उनके नॉमिनेशन पेपर्स छीन लिए गए हैं, फाड़ दिए गए हैं और उनको नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की इजाज़त नहीं दी गई। शाह महमूद कुरैशी साहब, उमैर नियाज़ी साहब हैं, उनके साथ भी ये हुआ और बहुत सारे लोग हैं पूरे पाकिस्तान में इनके साथ ये हुआ है और फ़ैसला हमने ये किया है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गई है कि हम अदालतों में जाएं। इसलिए पूरे पाकिस्तान की अदालतों में इंडिविजुअल पिटिशन्स फाइल होने लगी हैं आज, जो कि इस्तदा ये करेंगी हमारे नॉमिनेशन पेपर्स जो नहीं फाइल करने दिए जा रहे, ये पहला धचका है, पहला धक्का है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को। शाह साहब की बात आज सुन के बहुत दुख हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन के सेक्रेटरी से उसके नॉमिनेशन पेपर ना सिर्फ लिए गए, पर उनके पास सारा जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया हुआ था, उसमें उनका एफिडेविट, उसमें उनके कागजात, उनके टैक्स रिटर्न, उसके NOCs, वो भी सारे लिए गए हैं।
अगर आप लोगों से रास्तों में नामिनेशन फॉर्म छीनना चाहते हैं तो फिर ये एक शेम किस्म का इलेक्शन होगा, ये पार्टिसिपेशन वाला इलेक्शन नहीं होगा। तहरीक इंसाफ मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत कर रही है, जबकि पीपल्स पार्टी एक अरसे से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी कई बार ये कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, बल्कि उसके बरक्स नून लीग की सहूलतकारी की जा रही है और नवाज शरीफ को लाडला बनाया जा रहा है। लेकिन जहां एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल ये बात कर रहे थे, वहीं आसिफ अली जरदारी मुसलसल मुफाहिमाना रवैया अपनाए हुए थे और सख्त बयानात देने से गुरेज की पॉलिसी पर अमल पैरा थे। और वो बिलावल भुट्टो जरदारी के सख्त बयानात पर भी ये कह चुके हैं कि बिलावल अभी ज़ेरे तरबियत है। एक तरफ जहां पीपल्स पार्टी की क़यादत मज़ाहमत और मुफाहमत की पॉलिसी को एक साथ लेकर चल रही थी, इसी दौरान नून लीग के कायद नवाज शरीफ लंदन से वतन वापस आए और मुकदमात से बरी होने के साथ साथ सियासी सरगर्मियां भी शुरू कर दी। 14 नवंबर को नवाज शरीफ सियासी दौरे पर कोयटा पहुंचे, जहां साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल समेत बहुत सी सियासी शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली, जिसके बाद ये तबसरे और तज्जिए शुरू हो गए कि बलोचिस्तान की सियासी फिजा नून लीग के हक में हमवार की जा रही है और अब मजीद सियासी शख्सियात भी नून लीग में ही शमूलियत अख्तियार करेंगी। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान ये तासुर तब्दील होता दिखाई दे रहा है। आसिफ अली जरदारी ने बलोचिस्तान में तवील क़याम किया, जिसके दौरान अहम सियासी शख्सियात ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। नून लीग के टिकट पर वज़ीर आला बलोचिस्तान बनने वाले सनाउल्लाह ज़हरी पहले ही पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके थे, जबकि 8 दिसंबर को आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो ने भी पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके बाद ये खबर भी आई कि निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो नून लीग में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर 2 दिन पहले तुर्बत में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान सरफराज बुगटी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया और गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर इसरार तरीन पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। बाप पार्टी के रहनुमाओं और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सरफराज बुगटी के पीपल्स पार्टी में शामिल होने के बाद ये अफवाहें जोर पकड़ रही हैं कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हमवार की जा रही है। सिंध पर पहले ही पीपल्स पार्टी का सियासी कंट्रोल है। सारी सूरत पर बात करेंगे। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी शिकायत कर रही थी, नून लीग के लिए हर मामला बेहतर नज़र आ रहा था, क्या उलट हो रहा है? ये नवाज शरीफ साहब ने जो बैक टू बैक तकारीर में हिसाब लेने की बात की, क्या उसके बाद आप फील कर रहे हैं कि कुछ हवाओं का रुख बदल रहा है? नहीं, हवाओं का रुख तो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और मजीद चलेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस शमूलियत के बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शिकवा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो वजारत दाखिला में गए, वजीर दाखिला के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर वजीर दाखिला इस्तीफ़ा दे के पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये तो बहुत उनके ऊपर निगरान हुकूमत की इनायात हैं। मैं समझता हूँ कि वो तो बड़े प्रेफर्ड हैं, तो इसलिए उनको अब लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा नहीं करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी तादाद में लोग बलूचिस्तान से शामिल हो चुके थे, तो अब यकीनन मजीद लोग शामिल इसलिए नहीं हो सकते कि जो स्पेसेस फिल हो चुकी हैं उनके ऊपर आप 2 उम्मीदवार तो नहीं लेकर आ सकते। तो इसलिए कई जगहों पे जहां जो पोटेंशियल लोग हैं वो समझते हैं कि अगर वो जगह किसी जमात में नहीं है तो वो अपने लिए किसी और जमात का इंतखाब करने का हक रखते हैं। तो वी विश मिस्टर बुगटी वेल। तो क्या सरफराज बुगटी, आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आपकी जमात में आएंगे? क्योंकि सरफराज बुगटी साहब जाहिर है ऐसे ही तो कहीं जाएंगे नहीं, कहीं ना कहीं से हामी मिली होगी तो जाएंगे, और अगर गए हैं तो बलूचिस्तान में, इसका मतलब है जरदारी साहब पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सिंध में पहले ही स्ट्रॉन्ग है, तो आपका जो दावा था कि मुल्क के मसाइल हल करने के लिए एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो बैसाखियों वाली हुकूमत ना हो, सादा अक्सरियत हो, वो कैसे पूरा होगा? शाहज़ेब, हमारे पास बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल हो चुके हैं और अभी हमने जो टिकटों के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया है तो हमें बड़ा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी और दीगर जमातों के साथ हमारी ख्वाहिश होगी कि हम एक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बनाएं और अपनी हुकूमत बनाने में भी कामयाब होंगे। तो लिहाजा 1-2 अगर शमूलियतें पीपल्स पार्टी के अंदर होती हैं और उनकी तशफ़ी होती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर है उनके लिए, तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। उनका हक है कि वो भी लोगों को लें, लेकिन हम मुतमिन हैं जो बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल है और मुल्क के दीगर सूबों में भी, ख़ास तौर पे अभी हम पंजाब के अंदर जो हमने राउंड लिया है ओवरवेलमिंग रिस्पांस थी, सिंध के अंदर भी बहुत अच्छी रिस्पांस थी, केपी के अंदर बहुत अच्छी रिस्पांस है। तो इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ
मुस्तहकम हुकूमत बनाने में इंशाल्लाह कामयाब होगी। मगर कैसे कामयाब होगी? एक तो बलूचिस्तान हो गया, फिर सिंध की सूरत हाल हो गई, और फिर पंजाब में आईपीपी के साथ खबर आ रही थी कि एक मुलाकात हुई है, सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी। अब मरियम नवाज साहिबा की खबर आए कि वो हल्का N119 से लड़ेंगी, और फिर साथ में अलीम खान की भी खबर हो कि वो भी उसी हल्के से, तो इसका मतलब है मामला नहीं तय पा सके हैं। और आईपीपी के साथ आपके मामला तय ना हो तो साउथ पंजाब में, दीगर इलाकों में क्या वो भी आपके मुकाबले में होगी, और पंजाब में भी जो आपका ख्वाब है वो नहीं पूरा होगा? देखिए, जो आईपीपी है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसके अंदर ज्यादातर पीटीआई के एमएनएज और एमपीएज हैं, और इन्होंने जो वोट लिए थे वो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक नहीं था जो उन्होंने हासिल किया था। तो लिहाजा उनके इलेक्शन हमारे मुकाबले में लड़ने या एडजस्टमेंट करने को शायद उससे मुस्लिम लीग नून पंजाब में उतना इफेक्ट नहीं होगी। जो मुस्लिम लीग नून के लिए हौसला अफजा बात है कि पिछले 4-5 सालों में हमारा अपना वोट बैंक इंटैक्ट है, उसके अंदर कोई डेंट नहीं आया, बल्कि अब हम ये देख रहे हैं कि बहुत से इलाकों में खुद मैं अपने हल्के की मिसाल दे सकता हूं कि वो लोग जो पहली दफा जिन्होंने वोट दिया था और पीटीआई को पिछले इलेक्शन में वोट दिया था, अब उनकी काफी बड़ी तादाद जो है वो मायूस होकर वहां से मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रही है। और हमारी जो 2018 में ताकत थी उसके अंदर बहुत इजाफा हुआ है उसके मुकाबले में अब 2023 के अंदर। मगर ये जो खबर है उसके ज़रा कंफर्म भी कीजिएगा। नवाज शरीफ साहब तो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों का, शहबाज शरीफ साहब भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों का इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर हमजा शहबाज की सिर्फ कौमी असम्बली की खबर आई है। तो क्या इसका मतलब है कि नवाज शरीफ आपके वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं और वजारत आला का फैसला नहीं हुआ है कि मरियम नवाज साहिबा होंगी या शहबाज शरीफ साहब होंगे? जी, नवाज शरीफ, देखिए, वजारत उज़्मा के लिए तो जमात के अंदर फैसला हो चुका है, जिसमें कि शहबाज शरीफ साहब जो सदर हैं उन्होंने भी कई बार इसका इयादा किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वजारत उज़्मा के जनाब नवाज शरीफ साहब होंगे। तो बाकी अभी तक हमारे जब तक टिकटों के हतमी फैसले नहीं होते और अवार्ड नहीं की जाती, ये नहीं कहा जा सकता कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। इसका असल दारोमदार उन टिकटों की हतमी फहरिस्त के ऊपर है, जब जारी होगी तो फिर पता चलेगा कौन कहाँ इलेक्शन लड़ रहा है। मगर क्या शरीफ ख़ानदान में ही पंजाब की वजारत आला रखी जाएगी अगर आप इलेक्शन जीत गए? और क्या ये फैसला हो गया है या नहीं हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा में से कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा? अगर वालिद साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो छोटे भाई और बेटी में से किसका वो इंतखाब करेंगे? वैसे तो आपकी पार्टी के ऑप्टिक्स क्या दिखेंगे इसकी आप कभी परवाह करती है? आपकी पार्टी के ख़ानदान के अंदर ही सब कुछ रहेगा, मगर क्या फैसला हुआ है? देखिए, अभी कोई इस तरह का फैसला नहीं हुआ कि वजीर आला पंजाब कौन बनेगा। जैसे मैंने कहा कि वजारत उज़्मा के लिए जनाब नवाज शरीफ साहब के नाम पर सबका इत्तफाक है और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे और चौथी दफ़ा इंशाल्लाह वजीर आज़म बनेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो उनके साथ एक बहुत शदीद किस्म की ज्यादती हुई थी और जो उनकी हक तलफी की गई थी 2017 में, उन्हें नाजायज़ तौर पर नाअहल करके उसकी भी जो है एक हो सकती है रेक्टिफिकेशन कि उनका हक उनको दोबारा मिले, और ये उनका हक है जो उनसे छीना गया था। और हमारे कारकुनों की भी ख्वाहिश है और मुल्क के बहुत ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश है कि वो उनको वज़ीर आज़म देखें, और ये ज़रूरत भी है मुल्क की कि उनका स्टेचर जो सीनियर है, जो उनके अंदर इस वक्त मुल्क के मामलात की समझ है और फिर जो बैनुल-अक़वामी तौर पर उनका कद है, पाकिस्तान को उसकी बड़ी जरूरत है कि उन जैसा एक सीनियर स्टेट्समैन सबको यकजा करे, मुल्क को इत्तेहाद और यकानगत की तरफ लेकर आए, ताकि हम सब मुल्क के मुआशी चैलेंजेस को दूर करने के लिए, उनसे निकलने के लिए मिलकर काम कर सकें। वैसे मगर इसमें एक इशू यह है कि अभी इमरान खान भी 3 हलकों से खड़े हो रहे हैं, पार्टी ने ऐलान कर दिया है। एक फैसला महफूज है कि उनकी जो सज़ा है वो तो सस्पेंड हो गई थी, मगर जो कन्विक्शन है वो भी सस्पेंड हो जाए ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें। बाकी केसेस तो अंडर ट्रायल हैं। अगर इमरान खान साहब अहल हो जाते हैं तो बग़ैर कैंपेन के भी आप लोग उनका मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट हैं कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे। जी बिल्कुल, हम उनका हर सूरत में मुकाबला करेंगे और हम समझते हैं कि अब पाकिस्तान के लोग जान चुके हैं कि जो 4 साल उनका इक़्तिदार था वो पाकिस्तान के लिए एक ड्रोना ख्वाब था। ये उनके 4 सालों की मुआशी पॉलिसियाँ हैं जिसका नतीजा आज अवाम बदतरीन महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। और आपने अभी देखा है कि अमेरिका के अंदर किस तरह एक स्टेट ने सदर ट्रंप को इस बुनियाद पे नाअहल करार दिया है सदारती इलेक्शन के लिए कि उनकी ईमा के ऊपर
कैपिटल हिल के ऊपर हमला किया गया था। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को तो 2014 में जब इन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया था उसी वक्त नाअहल करार दिया जाना चाहिए था। ये हमारी नरमी थी और बुर्दबारी थी जिसका उन्होंने फायदा उठा के दूसरी दफा GHQ के ऊपर, फौज की तनसीबात के ऊपर, जिना हाउस के ऊपर, शहीदों की यादगारों पे हमला किया है। तो ये बहुत संगीन और घिनौने जराइम है जिसके वो मुर्तकिब हुए हैं। करप्शन जो 190 मिलियन पाउंड की है उसकी अगर आप तफसील में जाएं तो बंदा शशदर रह जाता है किस तरीके से। ऐसे बात आपकी तरफ से तो ज़ाहिर मुकदमे किए गए थे, ये आपकी नरमी और बुर्दबारी नहीं थी, रियासत उनके साथ खड़ी थी। वो एब्सकॉन्डर होने के बावजूद इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ पेश होते थे और सुप्रीम कोर्ट ने मुंतखब वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। वो माहौल था। आज माहौल बिल्कुल उल्टा है कि उनके खिलाफ सख्तियाँ हो रही हैं और आपको अब नवाज शरीफ साहब अहल हो गए हैं, मगर आपको लग रहा है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा, कुछ अरसे बाद वापस सिचुएशन उलट नहीं जाएगी, पलट नहीं जाएगी? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने GHQ पे हमला नहीं करवाया था, उन्होंने फौज की तनसीबात पे हमला नहीं कराया था, उन्होंने जिना हाउस को नहीं जलवाया था। सब जानते हैं कि वो तो CPAC चला रहे थे, वो तो मुल्क से लोड शेडिंग खत्म कर रहे थे, वो तो दहशतगर्दी खत्म कर रहे थे, वो मुल्क की तरक्की को आगे लेकर जा रहे थे, हमारी शरह तरक्की आगे जा रही थी। उनकी जो कारकर्दगी और तरक्की है वही उनका जुर्म बन गई और एक साजिश करके उनको निकाल दिया गया। लिहाजा नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो साजिश थी और जो आज इमरान खान साहब मुकदमात भुगत रहे हैं, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। ये बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। इमरान खान साहब ने जहां एक तरफ बदतरीन करप्शन के मुर्तकिब हुए, वहीं उन्होंने रियासत के अंदर इनारकी पैदा करने की कोशिश की, फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की और अपनी जात को रियासत से बड़ा बनाने की कोशिश की। तो मैं समझता हूं कि ये जो मुश्किलात हैं उनकी, इसके लिए वो किसी को इल्जाम नहीं दे सकते, उनको खुद एहतसाबी करनी चाहिए, उनकी जमात को करनी चाहिए। ये तमाम मुश्किलात उनका फरमाइशी प्रोग्राम है। दे आस्क्ड फॉर दीज ट्रबल्स थ्रू देयर ओन एक्शंस। तो अब इसलिए अब उनको कानून का सामना करना चाहिए। मगर ऐसा नहीं बात साहब, इस सब में जब आप ये कह रहे हैं कि आपको नजर आ रहा है कि आपका मोमेंटम बन गया है और आप मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, तो जब मुकाबला करने के लिए तैयार हैं तो फिर ये मुतालबा करेंगे कि तहरीक इंसाफ को भी फेयर चांस दिया जाए। ये अगर उनके नॉमिनेशन पेपर्स छीने जा रहे हैं, नहीं फाइल करने दिए जा रहे हैं, ये ख़त्म हो। आप अगर फेयर मुकाबला करना चाहते हैं तो फिर ये मुतालबा कीजिए। जी जी बिल्कुल, हम समझते हैं कि हर सियासी जमात का हक है कि उसके पास फेयर चांस होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और PTI के वो लोग के जो 9 मई की साजिश में शरीक नहीं है और जिन्होंने एंटी स्टेट एक्टिविटीज नहीं की हुई हैं, उनको बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा है या उनको किसी मुश्किल का सामना है और उनको हक है कि वो इंतखाबी अमल में हिस्सा लें। अलबत्ता जिन लोगों ने 9 मई के अंदर हिस्सा लिया कार्रवाइयों में, उनको यकीनन कानून का सामना करना पड़ेगा। बल्ले का निशान भी उन्हें दिया जाना चाहिए। तमाम पार्टीज के जो इलेक्शन हैं उन पर ऐसी नजर नहीं रखी हुई है इलेक्शन कमीशन ने जैसी उन पर रखी हुई है तहरीक इंसाफ पर। बल्ले का निशान ही अभी तक सवालिया निशान हुआ है। जी, वो तो उसके लिए उनको पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। हम सब उसको कंप्लाई करते हैं, तमाम जमातें उसके तहत अपना होमवर्क करती हैं, अपने बुक्स को मेंटेन करती हैं, हिसाबात देती हैं। PTI भी अगर उस कानून की जो तकाजे हैं उन्हें पूरा करेगी तो यकीनन उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन ये कहना कि वो सिर्फ लाडले हैं और उनको किसी कानून के सामने जवाबदेह नहीं होना, तो शायद अब उनका लाडला सीजन खत्म हो चुका है। अब उनको आइन और कानून के मुताबिक चलना होगा। मगर सबसे ज्यादा पहले सबसे ज्यादा लाडले थे, अब सबसे ज्यादा जवाबदेह ठहराए जा रहे हैं। तो एक्सट्रीम है दोनों तरफ, कोई दरमियान है नहीं इस मुल्क में। जी, बस ये तो उनके अपने हालात के ऊपर है ना। अगर वो वस्त के ऊपर रहते, जो हमारा दीन भी सिखाता है कि दरमियान के रास्ते पे चलो, तो शायद वो काम ठीक होता। तो एक तरफ उन्होंने छलांग मारी, जाके झोली में बैठ गए, दूसरी तरफ छलांग मारी तो जाके खुद को हमला कर दिया हमारे रियासती इदारों के ऊपर। तो ये तो खुद उनकी एक्सट्रीम पॉलिटिक्स का नतीजा है, जो हालात वो फेस कर रहे हैं। अगर वो वस्त के अंदर रखते तो शायद उनको आज ये मुश्किलात का सामना न करना पड़ता। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, हामिद मीर साहब से अंदर की बात पूछेंगे कि क्या वाकई हवाओं का रुख बदल रहा है, जो नून लीग का कॉन्फिडेंस था वो अब गलत साबित हो रहा है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। इस वक्त सियासी सूरत हाल में क्या तेजी से तब्दीली आ रही है? हमारे साथ सीनियर साथी तजज़ियाकार
हामिद मीर साहब मौजूद। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। हामिद मीर साहब, कुछ अर्सा पहले हमें नज़र आया और ज़ाहिर आपने ही सबसे पहले खबर दी थी कि कुछ ऐसे वादे हुए थे गालिबन पीपल्स पार्टी से जो पूरे नहीं हो रहे हैं। बलूचिस्तान की का हवाला इस हवाले से दिया गया था। फिर नवाज शरीफ साहब जाते हैं बलूचिस्तान, जाम कमाल समेत दीगर रहनुमा पार्टी में शामिल होते हैं, मगर अब अचानक जरदारी साहब के साथ लोग शामिल हो रहे हैं। सरफराज बुख्ती साहब रिज़ाइन करते हैं, शामिल होते हैं। उससे पहले हमने देखा कि जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं वो शामिल होते हैं। कुद्दुस बज़ंजो साहब, क्या कुछ ना कुछ बदला है, क्या हुआ है? जी शाहज़ेब खानज़ादा साहब, आपने एक बहुत ही अहम सवाल किया है। देखें, इसमें कुछ सूरत हाल जो है वो इस तरह है कि आपको पता है बलूचिस्तान जो है वहाँ पे हमेशा जोड़ तोड़ के ज़रिए हुकूमतें बनती हैं। वहाँ पे जो मैंडेट है, जो लोगों के वोट होते हैं, उससे तो हुकूमत ना बनती है ना ही गिरती है। जोड़ तोड़ से हुकूमत बनती भी है और गिरती भी है। तो पहले जो सूरत हाल थी उसमें यकीनन पीपल्स पार्टी से कुछ वादे किए गए थे, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी के साथ कुछ मसाइल पैदा हुए और जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी में आना था उनको मुस्लिम लीग नून में भेज दिया गया। जो लोग मुस्लिम लीग नून में गए तो उनके बारे में मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनमें सब के बारे में नहीं थे, कोई 2-3 लोगों के बारे में थे। मिसाल के तौर पे एक साहब थे जो पिछले दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर थे और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने कोई प्राइवेट टॉर्चर सेल बनाया हुआ है। उसमें से कोई खातून जो है उसकी डेड बॉडी भी बरामद हुई थी, फिर उनकी इंक्वायरी भी हुई, उनसे वजारत भी ली गई, लेकिन बाद में फिर वो साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में चले गए। तो इस पर मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है कुछ सवालात पैदा हुए। उस पर उसी किस्म के मसाइल पैदा हो गए जिस किस्म के मसाइल पहले पीपल्स पार्टी के साथ पैदा हुए थे। तो फिर ज़ाहिरी बात है जो मज़ीद लोग जो पाइपलाइन में थे जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करना था तो उनको रोक दिया गया, सब ने ज्वाइन नहीं किया और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। तो इसमें जहाँ तक जो सरफराज बुख्ती साहब का मामला है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि सरफराज बुख्ती साहब का और उनकी फैमिली का माजी में भी पीपल्स पार्टी से रब्ता रहा है और ताल्लुक़ भी रहा है। और 2008 में मुझे याद है कि सरफराज बुख्ती साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहते थे तो वो लापता हो गए थे और फिर जब उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं पीपल्स पार्टी के टिकट पर नहीं लड़ूंगा तो फिर वो मंजरियाम पे आ गए थे और फिर वो मुस्लिम लीग काफ में चले गए थे। तो ये इस तरह बलूचिस्तान में होता रहता है। उनके पीपल्स पार्टी में जाने की एक वजह यह भी है कि उनके जो एक रवायती सियासी हरीफ हैं शाहज़ैन बुख्ती साहब, वो बज़ाहिर उनकी पार्टी एक अलहदा है जमहूरी वतन पार्टी, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बहुत करीब हैं। और अगर सरफराज बुख्ती साहब मुस्लिम लीग नून में शामिल होते तो ख़दशा था कि शाहज़ैन बुख्ती साहब जो हैं वो नाराज़ हो सकते हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून ने उनको दावत ही नहीं दी, ना ही उनको कोई एफ़र्ट की कि उनको मुस्लिम लीग नून में लाया जाए। तो उनके पास वाहिद ऑप्शन पीपल्स पार्टी थी, वो पीपल्स पार्टी में चले गए, उनकी पुरानी पार्टी है वो। सब यानी इस सब का ताल्लुक नवाज शरीफ साहब की कुछ हालिया तकरीरों से जिसमें उन्होंने दोबारा हिसाब की बात की, इससे भी नहीं है और फिर पीपल्स पार्टी की शिकायत दूर करने से भी नहीं है जो वो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कह रहे थे, वादे खिलाफी की बात। देखें, आपके सवाल में ही जवाब मौजूद है कि आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के एक बयान दिया था, कुछ लोगों के नाम लिए थे कि इनका एहतसाब होना बड़ा ज़रूरी है, तो शहबाज शरीफ साहब भाग के गए थे और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने वो बात नहीं की थी। तो अब दोबारा उन्होंने वो बात करनी शुरू कर दी है, लेकिन उनका फोकस जो है वो जजेस पे होता है। लेकिन हमें पता है कि जब वो ये कहते हैं जी कि जो 2017 में मेरी हुकूमत को निकाला गया तो बताया जाए वो कौन लोग थे, किसने साजिश की, और इस तरह की जो वो जब बात करते हैं तो नाम लिए बगैर उनका फोकस वही लोग हैं जिनके बारे में शहबाज शरीफ साहब का ख्याल था कि उनका नाम नहीं लेना चाहिए। तो यकीनन ये एक वजह है और ज़ाहिरी बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं जब वो इस किस्म के मामलात पे वो खुल के को बात करते हैं तो फिर उनको भी चुप कराना पड़ता है और वो शायद चुप हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब चुप नहीं हो रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब अगर ये बात कर रहे हैं
और बात करने से रुक नहीं रहे, तो इस पर उनको पजीराई मिल रही है। यकीनन पावर पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स को सामने रख के अगर आप बात करें तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स के मुताबिक तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको सौदेबाजी करनी चाहिए, अपने असूल और नज़रियात जो हैं वो छोटे से सियासी फ़ायदे के लिए उनको कुर्बान कर देना चाहिए, लेकिन वो इस पे तैयार नज़र नहीं आ रहे। वो बार बार वो बात कर रहे हैं जो कि उनकी ऑडियंस, उनका वोटर, उनका सपोर्टर सुनना चाहता है। तो अगर वो ये बात कर रहे हैं तो यकीनन बहुत सोच समझ के कर रहे होंगे, और यकीनन एक दफ़ा फिर वो उसकी कीमत अदा करने के लिए भी तैयार हैं। थोड़ी सी कीमत उन्होंने बलूचिस्तान में अदा कर दी है कि कुछ लोग जिन्होंने मुस्लिम लीग नून में जाना था वो पीपल्स पार्टी में भेज दिए गए। मतलब मगर क्या पंजाब में भी कोई कीमत उन्हें फिर अदा करनी पड़ सकती है? क्योंकि पंजाब में ज़ाहिर है जो ज़्यादा बड़ा मुकाबला है वो तहरीक इंसाफ से है। तहरीक इंसाफ तो आज पहले दिन शिकायत कर रही है कि हमारे लोगों को तो जो इस वक्त नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनको फाइल करने में भी इस वक्त रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, और बड़ी मेजर रुकावटें हैं। लोग सामने नहीं आ सकते हैं, जो आ रहे हैं उनसे पेपर छीने जा रहे हैं, इस किस्म के इल्ज़ाम उनकी तरफ से सामने आए हैं। तो एक तो मुकाबला ये होता जो कि ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को तो फील्ड ही नहीं मिल रही है, तो कोई और चैलेंज हो सकता है नून लीग के लिए? जी, नून लीग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा IPP, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। कुछ मज़ीद लोग भी इस्तेकाम पाकिस्तान में शामिल होने वाले हैं, और कोशिश ये की जाएगी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो कौमी असम्बली की 30 से 35 नशस्तें हासिल कर ले, और पंजाब असम्बली में भी वो उसके पास कम से कम 50 से ज़्यादा नशस्तें हों। और जो बैलेंस ऑफ पावर होगा वो इस तरह का होगा कि ना तो पंजाब में IPP के बगैर कोई सूबाई हुकूमत बना सकेगा, ना ही मरकज़ में IPP के बगैर कोई वफाकी हुकूमत बना सकेगा। और इसी तरह का जो किरदार होगा वो परवेज़ खटक साहब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है उसके पास भी होगा। गो कि उनके पास सीटें कुछ कम होंगी, लेकिन उनका भी किरदार ऐसा ही होगा कि उनके बगैर कोई सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नहीं बना सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जब मुस्लिम लीग नून को मरकज़ में और पंजाब में IPP और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की मदद से हुकूमत बनानी पड़ेगी, तो लग पता जाएगा। मतलब तो इसका ये मतलब है कि जो एक नून लीग बार बार दावे कर रही थी कि हमें एक ऐसी हुकूमत चाहिए जिसके पास मेजॉरिटी हो, बैसाखियों वाली ना हो, ताकि मुल्क के मुश्किल फ़ैसले कर सके, उसका कोई इम्कान अब नज़र नहीं आ रहा है। बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी, पंजाब में आप कह रहे हैं IPP, तो फिर जो भी हुकूमत बनेगी और जिसकी भी बनेगी वो बैसाखियों वाली हुकूमत ही होगी। देखें, अभी भी नवाज़ शरीफ साहब के पास अभी भी टाइम है, क्योंकि इलेक्शन में तो अभी काफ़ी दिन है, 8 फरवरी को इलेक्शन होना है। अभी भी अगर वो जो रोज़ाना उनकी जो गुफ्तगू जो है वो किसी ना किसी पार्टी के इजलास में वो लाइव नशर होती है उनकी गुफ्तगू, और उसमें वो किसी ना किसी तरीके से वो लोग जिन्होंने उनकी हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया, साजिश की, ख्वाह उनका ताल्लुक जुडिशरी से था या उनका ताल्लुक किसी अदारे से था, तो घुमा फिरा के उनका जिक्र कर देते हैं। तो अभी भी अगर वो ये बात करनी बंद कर दें और वो शहबाज शरीफ साहब की बात मान जाएं, तो हो सकता है कि दोबारा फिर उनके हालात ठीक हो जाएं और उनको सिंपल मेजॉरिटी मिल जाए। अभी भी मेरा ख्याल है टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं गुजरा, लेकिन क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जब ये बात करते हैं तो जो मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है, जो सपोर्टर है, जो उनके पुराने लोग हैं, वो उनको अप्रिशिएट बहुत करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनके साथ। कहते हैं मियाँ साहब आपने ये बात बड़ी ज़बरदस्त की है, तो मियाँ साहब अगले दिन फिर वो बात कर देते हैं, जिस पे शहबाज शरीफ साहब और उनके रुफ़क़ा कार को काफ़ी परेशानी होती है। तो नवाज़ शरीफ साहब अगर शहबाज शरीफ साहब की बात मान लें और इस तरफ ग्रे एरिया की तरफ ना जाएं, तो मामला ठीक भी हो सकता है। अच्छा, मगर मामला ठीक होगा या फिर इलेक्शन डे को देखकर नवाज शरीफ ऐसा कर रहे हैं? 3 दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को समझते हैं, आवाम की पल्स को समझते हैं, 16 माह की हुकूमत का एक बोझ है, महंगाई का एक बोझ है। तो नवाज शरीफ साहब को नज़र आ रहा है कि उस पल्स को देखते हुए कि इस तरीके से काम चलेगा नहीं कि मैं किसी और को खुश करूं और आवाम से वोट ले लूं। जो आवाम सुनना चाहते हैं वो उनको सुनाना पड़ेगा, बयानिया उनको देना पड़ेगा अगर इलेक्शन के दिन वोट लेना है।
देखें, मैंने आपको पहले भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो पावर पॉलिटिक्स के फेज से गुजर रहा है। पाकिस्तान में कोई नज़रियाती सियासत नहीं हो रही, कोई उसूलों की सियासत नहीं हो रही। ये जो बड़ी पार्टियां हैं, तहरीक-ए-इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन तीनों में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। सारे पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सारे ही किसी ना किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर आवाम की पल्स को सामने रख के कोई तकरीरें कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको ये भी याद रखना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे तो समझता हूँ कि वो बड़ी अच्छी उनकी स्ट्रेटजी है और उनको ये बातें करनी चाहिए, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है। लेकिन अगर आप उनकी पार्टी जो कि इस वक्त पावर पॉलिटिक्स कर रही है उसके मुफाद को सामने रख के अगर आप तज़िया करें या बात करें तो वो ये है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन है ये पब्लिक की पल्स पे या लोगों के वोटों पे तो उसका फ़ैसला नहीं होना। फ़ैसला तो वैसे ही होना है जैसा 2018 में हुआ था कि फ़ैसला किया गया कि इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होगा, तो वही वज़ीर आज़म बन के सामने आए। तो अगर नवाज शरीफ साहब 8 फरवरी को वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो उन्हें उन्हीं की मर्ज़ी के मुताबिक चलना होगा जिनकी मर्ज़ी पे चल के इमरान खान 2018 में वज़ीर आज़म बने थे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब का नज़रिया आपने सुना। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी और साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स होने के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की और समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने वज़ीर आज़म हाउस की रिपोर्ट अदालत में पेश की और कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो टैपिंग की किसी एजेंसी को इजाज़त नहीं है। वज़ीर आज़म ऑफिस की पोजीशन है कि ISI, FIA और IB किसी को भी ऑडियो टैपिंग की इजाज़त नहीं है। कानून के तहत वफाकी हुकूमत ने किसी इदारे या एजेंसी को टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं दी है। FIA को पहले यह देखना है कि किसने कॉल रिकॉर्ड की। अदालती अहकामात के बाद FIA टेलीकॉम कंपनियों को लिख रहा है। FIA को इन IP एड्रेसेस तक रसाई चाहिए होगी। अटॉर्नी जनरल ने मजीद बताया कि अगर कोई हुकूमती एजेंसी रिकॉर्डिंग कर रही है तो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। ISI की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, तब ही तहकीकात आगे बढ़ सकती हैं। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ISI कह रही है कि ऑडियो कहाँ से लीक हुई उसके सोर्स का पता नहीं लगा सकती। ISI ने वजारत दिफा के जरिए क्यों रिपोर्ट फाइल की? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनको वज़ीर आज़म ऑफिस के जरिए रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए थी। समाअत के दौरान पेमरा के वकील ने अदालत को बताया कि प्राइवेट ऑडियो लीक्स को टीवी चैनल नशर नहीं कर सकते। इस पर अदालत ने उनसे पूछा कि पेमरा इस पर क्या एक्शन ले रहा है। इस पर पेमरा के वकील ने जवाब दिया कि हमने कहा था कि टीवी चैनल इस किस्म की ऑडियो लीक्स नशर नहीं करेंगे। हमने ये मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को भेजा है, वो फैसला करेंगे। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने पेमरा के वकील से पूछा कि क्या आप मौसर तरीके से बतौर रेगुलेटर काम कर रहे हैं? क्या आपने टीवी चैनल्स को किसी और केस में फौरी हिदायत जारी की हैं? आप ये कह रहे हैं कि फौरी एक्शन नहीं ले सकते, मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के पास जाएगा। इस दौरान बुशरा बीबी के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने अदालत से कहा कि एक दफ़ा नहीं, पूरा दिन टीवी चैनल्स पर वो ऑडियो लीक्स चलती रहीं। ये तज़ीक आमेज़ रवैया है। इस पर अदालत ने सवाल उठाया कि एक तरफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है और दूसरी तरफ प्राइवेसी का मामला है, बैलेंस कैसे होना चाहिए? रियासत की जिम्मेदारी है कि वो यकीनी बनाए। एतजाज़ हसन साहिब, आप बताएं कैसे इस केस को अब आगे बढ़ाया जाए? इस पर अदालती मावन एतजाज़ हसन ने कहा कि सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए। यहाँ तो आइन पर अमल नहीं किया जाता। आइन ने 90 दिन में इलेक्शन का कहा लेकिन अमल नहीं हुआ। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अब फिर हम किसी और तरफ निकल जाएंगे, वापस आते हैं। इस पर सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि यहाँ नाम लेने पर तो पाबंदी है लेकिन मेरी तस्वीर पूरा दिन चलती रही है। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि ये तो फिर आपके इलेक्शन में भी आपकी मदद करेगी। बहरहाल ये संजीदा मसला है, इसको एड्रेस करेंगे। समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि चेक कीजिएगा, कोई खबर थी कि IB को रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी दी गई है, क्या ऐसा है? इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैं चेक करके बता दूंगा। समाअत के दौरान अदालत ने PTA को हिदायत की कि वो आइंदा समाअत में तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि तमाशा बनाना चाहते हैं तो बना लें, अब वफाकी हुकूमत पर है कि वो इस केस को कैसे चलाना चाहती है। अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल अदालती माविन मुकर्रर करेंगे। जो भी आता है कहता है कि ऑडियो टैपिंग की इजाज़त नहीं है, कौन क्यों कर रहा है अभी तक किसी ने नहीं बताया। आज की समाअत में अदालत ने टीवी चैनल्स के ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक सीनियर सहाफ़ियों को अदालती माविन मुकर्रर करने का फैसला किया और FIA और दीगर इदारों को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखेंगे। अमेरिका की रियासती सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफ़ा बगावत की शिक लागू करके अपने ही मुल्क के साबिक सदर को आइंदा सदारती इंतखाबात की रेस से बाहर कर दिया है। अमेरिकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को 6 जनवरी 2021 में कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस होने के बाइस रियासत के प्राइमरी सदारती इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया है और वाज़ेह किया है कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी आइन की 14वीं तरमीम की शिक 3 के तहत व्हाइट हाउस के मकीन होने की अहलियत नहीं रखते। साथ ही अदालत ने यह वाज़ेह भी किया है कि इसके फैसले का असर 4 जनवरी के बाद शुरू होगा, क्योंकि 5 जनवरी से रियासत कोलोराडो में सदारती इंतखाबात के प्राइमरी बैलेट्स की छपाई शुरू हो जाएगी।
और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ट्रंप 4 जनवरी तक अमेरिका की वफाकी सुप्रीम कोर्ट से अपील के जरिए कोई हतमी फैसला हासिल कर सके। अहम बात यह है कि कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 की अक्सरियत के साथ यह हुक्म दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम रियासत के प्राइमरी बैलेट से हज़फ किया जाए और वाज़े किया है कि हमें अपने सामने सवालात की शिद्दत और उनके वज़न का अंदाज़ा है और इसी तरह हम कानून को लागू करने के अपने फ़र्ज से भी वाकिफ़ हैं और वो भी बगैर किसी खौफ और एहसान के, और इन फैसलों पर अवामी रद्द-ए-अमल से मुतासिर हुए बगैर जिन तक पहुँचने का मैंडेट हमें कानून देता है। यानी अमेरिका में खाना जंगी के बाद 1868 में 14वीं तरमीम के जरिए जिस बगावत की शिक की तौसीक की गई थी, तब से लेकर आज तक ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस शिक का इस्तेमाल अमेरिका के एक साबिक आला ओहदेदार और बिलखुसूस साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ किया गया है, जो ना सिर्फ गैर मामूली है बल्कि अगले इंतखाबात से पहले ही रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। अहम बात यह है कि इस फैसले से पहले कोलोराडो की एक डिस्ट्रिक्ट अदालत ने ट्रंप की नाअहली के खिलाफ फैसला देते हुए यह करार दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर होने वाली हंगामा आराई में लोगों को शोरिश पर उकसाया ज़रूर है, लेकिन उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह वाज़ेह नहीं है कि आइन की यह शिक सदारती ओहदे पर लागू होती है या नहीं। जबकि इससे पहले मिशिगन और फ्लोरिडा समेत अमेरिका की दीगर रियासती अदालतें भी ट्रंप की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद कर चुकी थी। साथ ही कोलोराडो की 3 अक़लियती जजेस ने भी ट्रंप को नाअहल करार देने की मुखालफत की है और अक़लियती जजेस के रुकन जस्टिस कार्लोस ने अपने नोट में लिखा है कि अगर हम इस बात पर कायल भी हो जाएं कि एक उम्मीदवार ने माजी में खौफनाक हरकतें की हैं या वो बगावत में मुलविस था, तो उसे अवामी ओहदे से नाअहल करार देने से पहले एक कानूनी ज़ाब्ता-ए-कार होना चाहिए। ये अक़लियती नोट है, मगर बहरहाल ट्रंप की नाअहली के खिलाफ रियासती सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला इस वक्त बरकरार है, जिसे ट्रंप ने अमेरिका की वफाकी सुप्रीम कोर्ट यानी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। ट्रंप के कानूनी मामलात की तर्जुमान ने बयान जारी किया है कि कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट से जारी होने वाला फैसला मुल्क की जमहूरियत के मरकज़ पर हमला है। कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बरकरार नहीं रहेगा और वफाकी सुप्रीम कोर्ट रियासती अदालत के इस फैसले को मनसूख कर देगी। जबकि रिपब्लिकन जमात की नेशनल कमेटी की सरबराह रूना मैकडेनियल ने अदालती फैसले को इंतखाबात में मुदाखलत से तशबीह दी है। अहम बात यह है कि अमरीकी वफाकी सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियती जजेस यानी 9 में से 6 जजेस कंजर्वेटिव हैं, जिनमें से 3 की तैनाती खुद सदर ट्रंप ने अपने दौर में की थी। इसलिए वफाकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले की तौसीक होने के आसार बहुत कम है। मगर अगर वफाकी सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की तौसीक कर भी देती है तो तब भी ट्रंप सिर्फ रियासत कोलोराडो की प्राइमरी सदारती इंतखाबी रेस से बाहर होंगे, मगर वो रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वो दीगर उम्मीदवारों से बहुत आगे हैं। इसके अलावा इसका अगले साल नवंबर में होने वाले आम इंतखाबात की नताइज पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोलोराडो की रियासत में डेमोक्रेट्स का पहले ही पलड़ा भारी है। सदारती इंतखाबात को जीतने के लिए जिन 270 इलेक्टोरल वोट्स की ज़रूरत होती है, उनमें से रियासत कोलोराडो में सिर्फ 9 वोट्स हैं और 2020 में बाइडन ने इस रियासत से जीतकर ये वोट्स अपने नाम कर लिए थे। मगर ये बात ज़रूर है कि रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन अहम रियासतों में भी ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर हो सकते हैं, जिनका जीतना अमेरिका का अगला सदर बनने के लिए ट्रंप के लिए ज़रूरी होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।